नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य आर.के. मौर्य कॉमर्स क्लासेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए उपलब्ध करा रहे हैं इनकम टैक्स का क्वेश्चन पेपर कैसे पूछा जाता है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि आप पूरी ऑनलाइन कोचिंग पढ़ना चाहते हैं तो हमारे मोबाइल एप्लीकेशन आर.के. मौर्य कॉमर्स क्लासेज को प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और रजिस्टर करें। उसके बाद पूरी क्लास आपको नाम मात्र के शुल्क में मिल जाएगी। आपको ध्यान देना है, आपके सामने जो क्वेश्चन पेपर है इनकम टैक्स का, जैसे आपके सामने दिख रहा है तृतीय प्रश्न पत्र चाहे तृतीय हो, चाहे चतुर्थ हो, चाहे पंचम हो, चाहे द्वितीय हो, इससे नहीं मतलब है। आपको इतना ध्यान देना है कि इनकम टैक्स यानी कि आयकर का पेपर कैसे पूछा जाता है, क्वेश्चन इसमें कैसे पूछे जाते हैं। ठीक है, आप इसे अपनी कॉपी में लिख लेंगे। इन क्वेश्चन को अगर आप तैयार कर लेंगे तो इनमें से भी आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा, मैं गारंटी लेता हूँ। नोट का कहता है सभी खंडों के उत्तर निर्देशानुसार देना है। जो सभी खंड आपके सामने दिए गए हैं, सभी खंडों के उत्तर आप निर्देशानुसार दीजिए। आपके सामने खंड आ दिया गया है। खंड आ में आपको बताना चाहते हैं, नोट में कहा गया है किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 50 शब्दों में होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, 50 शब्दों में उत्तर होना चाहिए। इस बात को आप गौर से ध्यान देंगे। 50 शब्दों का मतलब होता है कि 5-6 लाइन अच्छे से सुंदरता से आपको अपने पेपर में लिखना है। ठीक है, एक एक क्वेश्चन मैं यहाँ समझा दे रहा हूँ, किस चैप्टर का है थोड़ा बहुत मैं बता दे रहा हूँ। बाकी की ऑनलाइन क्लास पूरे के पूरे चैप्टर, पूरे की पूरी कंप्लीट कोर्स आपको मिल जाएगी यदि आप बेहतर ढंग से पढ़ना चाहते हैं तो। कहता है पहला नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। पहला नंबर क्वेश्चन कहता है कर मुक्त आय क्या है। कर मुक्त आय क्या है आपको बताना चाहते हैं। इनकम टैक्स में इसे बोला जाता है एग्जेम्प्टेड इनकम। ऐसी इनकम जिस पर ना तो कोई टैक्स लगता है, ना तो उसे कुल आय में जोड़ा जाता है, उसे करमुक्त आय कहा जाता है। आपको एग्जाम्पल के तौर पे 2-4 करमुक्त आय को में क्या एग्जाम्पल आपको देना भी पड़ेगा, इसको भी आपको ध्यान देना है। तो यहाँ मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, यहाँ मैं क्वेश्चन पेपर बता रहा हूँ ताकि आपको जानकारी हो जाए क्वेश्चन पेपर कैसे पूछा जाता है। ठीक है, कर निर्धारण वर्ष क्या है। कर निर्धारण वर्ष को इंग्लिश में कहते हैं असेसमेंट ईयर। ध्यान दीजिएगा, कर निर्धारण वर्ष को इंग्लिश में कहते हैं असेसमेंट ईयर। ध्यान दीजिएगा, प्रीवियस ईयर की इनकम पर जब टैक्स का कैलकुलेशन किया जाता है, जब टैक्स का कैलकुलेशन कंप्यूटेशन किया जाता है, उसे कर निर्धारण वर्ष असेसमेंट ईयर के नाम से जानते हैं। तो पहला और दूसरा प्रश्न मैंने बताया, पहले पेज में आपको पहले और दूसरे प्रश्न का उत्तर साफ सुंदर शब्दों में लिखना है। अब आएंगे आप तीसरे क्वेश्चन पर। महंगाई भत्ता क्या है। महंगाई भत्ता ध्यान दीजिएगा, इसे इंग्लिश में बोला जाता है डियरनेस अलाउंस। डियरनेस अलाउंस आप पढ़ेंगे इनकम फ्रॉम सैलरी वाले चैप्टर में। तो यहाँ पर मैं फिर बता देना चाहता हूँ, यहाँ पर केवल मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, उत्तर के लिए आपको दूसरी वीडियो मिलेगी। तो आपको बताना चाहते हैं, आगे चलते हैं। मकान संपत्ति की आय के अंतर्गत आप ध्यान देंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। जहां चैप्टर शुरू होता है वहीं पर दिया रहता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में कौन कौन सी इनकम को शामिल किया जाता है। इनकम की बात नहीं पूछ रहा है, मकान का मतलब पूछ रहा है, हाउस में क्या क्या शामिल होगा, हाउस। ठीक है, उसके बाद अगला कहता है पेशा किसे कहते हैं। ध्यान दीजिएगा क्या कहता है, पेशा किसे कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, आपको बताना चाहते हैं पेशा को इंग्लिश में कहते हैं प्रोफेशन। प्रोफेशन का मतलब होता है जहाँ पर दिमाग की आवश्यकता पड़ती है, जहाँ पर बुद्धि की आवश्यकता पड़ती है, जहाँ पर जो ज्ञान प्रशिक्षण से प्राप्त किया जाता है उसे पेशा कहा जाता है। ठीक है, चार्टर्ड अकाउंटेंट पेशा है, वकीली पेशा है ना, डॉक्टरी पेशा है। ये सब एग्जाम्पल के तौर पे आप लिख सकते हैं। अगला है दीर्घकालीन पूंजी संपत्ति क्या है। दीर्घकालीन पूंजी संपत्ति लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट्स। ध्यान दीजिएगा, जब आप इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पर मिलेगा आपको थ्योरी में। दीर्घकालीन पूंजी संपत्ति वह संपत्ति होती है जिसको खरीदने के बाद 36 महीने से ज़्यादा यूज किया जाए, उस पर WDB
क्रमागत हराश पद्धति रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से हराश लगे जिस संपत्ति पर, ठीक है, इसे बोला जाता है दीर्घकालीन पूंजी संपत्ति। इसके बारे में तमाम चीज़ें हैं। तो आपको बताना चाहते हैं, आगे आइए, 5 कर मुक्त प्रतिभूतियों का नाम बताइए। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज चैप्टर में इसका उत्तर आपको मिल जाएगा। 5 कर मुक्त प्रतिभूतियाँ जिन पर सरकार टैक्स नहीं लेती है। उसके बाद मानी गई आय क्या है, ध्यान दीजिएगा, डीमैट इनकम इंग्लिश में बोला जाता है मानी गई आय। उसके बाद शिक्षा उपकर क्या है, देखो जितना आप टैक्स कैलकुलेशन करते हैं, टैक्स पर टैक्स लगता है, उसे सेस कहते हैं। शिक्षा उपकर एजुकेशन सेस 2% उच्च शिक्षा होता है, 1% 2-3% होता है कुल मिलाकर के। तो आप ध्यान देंगे। अगला है CBDT का पूरा नाम लिखिए। ध्यान दीजिएगा, CBDT का पूरा नाम क्या है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। तो आपके पेपर से संबंधित ये आपके क्वेश्चन है, सभी आपको दिख रहे हैं, देखो 1 से लेकर 10 तक तैयार कर लेंगे। मैं दावे के साथ कहता हूँ इन्हीं में से आपके पेपर में पूछा जाएगा, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है, ठीक है। अब चलते हैं खंडबा पर। खंडबा में ध्यान देना है, यहाँ पर जैसे कहा गया है कि इन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, कोई बात नहीं है। तो आपके पेपर में जो कहा रहेगा, ठीक है, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 200 शब्दों में, 100 शब्द में कहा है तो 100 शब्द में, किसी विश्वविद्यालय में 100 शब्द कहता है, किसी में 75 शब्द कहता है, किसी में 150 कहता है, किसी में 200 कहता है, किसी में 300 कहता है। तो सबका अलग अलग स्ट्रेटजी होती है, उसी के आधार पे आपको क्वेश्चन दिया रहेगा। कह रहा है प्रत्येक प्रश्न 25 अंकों का है, इसमें कोई बात नहीं, 25 अंकों का है। तो चलते हैं, कहता है कर नियोजन एवं कर बचाव में अंतर बताइए। आप चैप्टर पढ़ेंगे, इसे कहा गया है कर नियोजन को इंग्लिश में टैक्स प्लानिंग, कर बचाव को टैक्स अवॉइडेंस, अवॉइड करना। तो इसके बारे में अच्छे से मैंने वीडियो बनाई है, चैनल पर सर्च कर लेंगे तब भी मिल जाएगी, तो यहाँ पर बताने का कोई मतलब नहीं है। तो आपको कहते हैं अथवा में आइए। अथवा में क्या कहता है, निम्न विवरण से मकान संपत्ति से आय शीर्षक की कर योग्य आय की गणना करिए। ध्यान दीजिएगा, मकान संपत्ति से आय, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, कर योग्य आय की गणना करना है। उसके बाद आपको बताना चाहते हैं कर योग्य आय की कर निर्धारण वर्ष, जैसे हमारे में 2021 दिया है, तो आने वाले समय में देखो समय समय पर ईयर बदलता रहता है, तो उसकी लिए चिंता नहीं करनी है। बहुत आसान क्वेश्चन है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड। आपके सामने दिया गया हिंट भी दे देते हैं, आसान क्वेश्चन है तो कैसे आप सॉल्व करेंगे। उचित किराया, वास्तविक किराया, उचित किराए को फेयर रेंट, वास्तविक किराए को एक्चुअल रेंट, नगर पालिका मूल्यांकन को म्युनिसिपल वैल्यूएशन, मानक किराए को स्टैंडर्ड रेंट, नगर पालिका कर, म्युनिसिपल टैक्स, ब्याज का भुगतान, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। तो आपको बताना चाहते हैं नगर पालिका, ध्यान दीजिएगा थोड़ा से, जैसे दिया गया है नगर पालिका म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट, मतलब कि जैसे अब आपके सामने दिया गए 50,000 रुपया नगर पालिका और फेयर रेंट, दोनों में जो ज़्यादा हो एक्सपेक्टेड होता है, और एक्सपेक्टेड और स्टैंडर्ड मतलब मानक दोनों में जो कम हो, जैसे 80,000 और 50,000 की तुलना की जाएगी तो ज़्यादा होगा 80,000 और फिर स्टैंडर्ड की जाएगी 60,000, दोनों में जो कम होगा। उसके बाद आपको बताना चाहते हैं दोनों में कम होगा जो, तो 60,000 कम होगा, और एक्चुअल 72,000, इन दोनों में जो ज़्यादा होगा 72,000 ग्रॉस एनुअल वैल्यू हो जाएगा। उसके बाद 20% आपको क्या करना है, 20% आपको म्युनिसिपल टैक्स निकाल देना है। किसका निकाला जाता है, म्युनिसिपल वैल्यू का, 50,000 का निकाला जाएगा 20%, मतलब 72,000 में 10,000, 50,000 का 20% माइनस कर देंगे। अगर 10,000 माइनस कर देंगे तो आपका आएगा 62,000। 62,000 में म्युनिसिपल नेट एनुअल वैल्यू आएगा, नेट एनुअल वैल्यू का 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस होगा, ठीक है, 30% 62,000 का जो भी होगा उसको निकाल लेंगे आप। उसके बाद 18,000 माइनस कर देंगे, उत्तर आ जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। आपको बताना चाहते हैं आगे तीसरा नंबर क्वेश्चन व्यापार बिजनेस प्रोफेशन से दिया गया है। कहा गया है मेसर्स ज्वाला ट्रेडर्स का लाभ हानि खाता इन मदों को नामित करने के बाद, मतलब नामित का मतलब होता है डेबिट करने के बाद 2 लाख रुपए का शुद्ध लाभ प्रदर्शित करता है। व्यक्तिगत व्ययों के लिए आहरण 20,000 रुपया है, ठीक है, कोई बात नहीं। 2 लाख में 20,000 जोड़ दो, 2 लाख में जीवन बीमा प्रीमियम जोड़ दो, ठीक है। आयकर 44,000 जोड़ दो, कार्यवाही संबंधी व्यय
क्या बोलते हैं, ये होता है, छूट मिलती है इसकी, इसको नहीं करना है। तो स्वयं के निवास वाले मकान का नगर पालिका कर, इसको इससे नहीं मतलब। ध्यान दीजिएगा, 2 लाख में 20,000, 30,000, 44,000 जोड़ देंगे, उत्तर आ जाएगा। उसके बाद मान लीजिए आपको ध्यान देना है, अथवा के रूप में कह रहा है व्यापार या पेशे में कौन सी आय शामिल नहीं होती है। व्यापार या पेशे में कौन सी आय शामिल नहीं होती हैं। आय पूछ रहा है, व्यय नहीं पूछ रहा है। आय, इनकम, इनकम का मतलब होता है जैसे हाउस प्रॉपर्टी वाला पीएल के क्रेडिट में लिखा रहता है। जब आप चैप्टर पढ़ेंगे इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन पूरा, तो वहाँ पर आपको एकदम सटीक नॉलेज हो जाएगा। उसके बाद इंटरेस्ट दिया रहता है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट दिया रहता है। इंटरेस्ट तो ठीक है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट दिया रहता है, डिविडेंड दिया रहता है, क्रेडिट में लिखा रहता है, तो सब डिसअलाउड इनकम होती हैं। बहुत सारी चीज़ें दी रहती हैं। और उसके बाद गिफ्ट रिश्तेदारों से दिया रहता है, लॉटरी से दिया रहता है, तमाम इनकम होती हैं। अब आपको बताना चाहते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन दिया गया है। देखो, न्यूमेरिकल पढ़ने का फ़ायदा है। न्यूमेरिकल पढ़ोगे तो आप देखिए, अगर आपको थ्योरी लिखना पड़ेगा इसकी, व्यापार एवं पेशे वाली, तो आप लिखेंगे 200 शब्द बोला है। कितना कम लिखेंगे, 100-150 तो लिखने पड़ेगा। 150 मान लीजिए कंजूसी करके लिखेंगे तब 150 लिखेंगे, नहीं तो कम नंबर देगा आपको। ध्यान दीजिएगा। तो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मान लीजिए आधे पेज में सॉल्व होगा, आपका पेज भी बचेगा, आपका बहुत ज़्यादा टाइम बचेगा। तो ऐसे कुछ आपको ध्यान देना है। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, श्री सुदेश ने 1 मई 2019 को अपना मकान 17 लाख में बेच दिया। समझिएगा, 17 लाख में बेच दिया। यह मकान उनके पिताजी से 50,000 रुपये में ख़रीदा था। उनके पिताजी ने 1960 में भैया 50,000 में ख़रीदे थे। श्री सुदेश को अपने पिता की मृत्यु पर उत्तराधिकार में यह मकान 1977-1978 में प्राप्त हुआ था। 1/4/2001 को उस मकान का उचित मूल्य 1,45,000 रुपया था। 1 दिसंबर 2019 को उसने 2,50,000 तथा 3 लाख में 2 अन्य मकान खरीद लिए। कर निर्धारण वर्ष के लिए आपको लागत सूचकांक कितना इतना दिया है, पूंजी लाभ ज्ञात करना। देखो भाई, बहुत आसान क्वेश्चन है। पूंजी लाभ कैसे ज्ञात किया जाएगा, इसमें एक वैसे बता दे रहे हैं, सेल प्रोसीड 17 लाख रुपए में बेचा गया। आपको यहाँ पर ध्यान देना है, यह मकान उनके पिता ने 1960 में ख़रीदा था। ध्यान दीजिए, जितने में ख़रीदा था उत्तराधिकार में मिला, जितने में ख़रीदा था 50,000। उचित मूल्य, बाज़ार मूल्य, इन दोनों में जो ज़्यादा हो उसी को लिया जाता है। तो जो ज़्यादा है 1,45,000 लेस। ध्यान दीजिएगा, 17 लाख ऊपर लिखिएगा, नीचे लिखिएगा लेस इंडेक्स, कॉस्ट ऑफ इंडेक्स 1,45,000। देखो, जैसे इस क्वेश्चन में दिया गया है 19-20 का सूचकांक 289, लेकिन आपकी किताब में जो सूचकांक मिलेगा नया वाला, तो आपको ध्यान देना है, जब 2001 का सूचकांक नीचे रखिएगा, जैसे 1,45,000 भागी 100 गुणे वर्तमान का सूचकांक, जैसे इसमें 289 दिया होगा, आपकी किताब में जो दिया होगा वो हो जाएगा। ठीक है, अगर आप सॉल्व कर लेंगे ठीक है। तो उसके बाद 2,50,000 रुपया और 3 लाख रुपये में अन्य मकान खरीदे हैं, दोनों की छूट। जैसे मकान बेचकर मकान खरीदो तो छूट मिल जाती है और आपका क्या हो जाएगा, पूंजी लाभ निकल के आ जाएगा। उसके बाद अथवा कह रहा है, अथवा में पूंजी लाभ योजना खाता 1988 को समझाइए। तो पूंजी लाभ चैप्टर से है तो आपको समझाना पड़ेगा। आगे दिया गया है, श्री रघुनाथ सिंह एक संसद सदस्य हैं। क्या है, संसद सदस्य हैं। गत वर्ष 19-20 के संबंध में उनकी आय का विवरण दिया गया है। तो ध्यान दीजिएगा, संसद सदस्य हैं, आय दी गई है संसद सदस्य के रूप में वेतन 30,000 रुपया कमाई है। दैनिक भत्ता कर मुक्त होता है। ध्यान दीजिएगा, सांसद और विधायक को जो दैनिक भत्ता मिलता है वो कर मुक्त होता है। उसके बाद लॉटरी से शुद्ध जीता है इन्होंने 14,000 रुपया। शुद्ध अगर दिया हो 14,000 गुणे 100 भागे 30 करते, नहीं गुणे 14,000, इसे ग्रासअप किया जाता है, 14,000 गुणे 100 भागे 70। आपको पता है लॉटरी से कोई व्यक्ति जीतता है पैसा, कहीं पर शर्त से, जुआ से, सट्टे से कोई जीतता है, तो उसको 30% टैक्स काटने के बाद दिया जाता है, तो हमें ग्रासअप करना पड़ता है। वर्ग देखो, शुद्ध बोला है, प्राप्त बोला है, तभी ग्रॉसअप किया जाएगा। 14,000 गुणे 100 भागे 70। वर्ग पहली से जीता 2,000 रुपया,
पूरा लिख देना है। जीता बोला है मैं, चैप्टर पढ़ाया है मैंने इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपको पढ़ना पड़ेगा भाई, तभी तो समझ में आएगा डायरेक्ट। डाकघर से बचत खाते पर ब्याज मिला है इनको, ये 3500 रुपये तक करमुक्त होता है, 800 रुपया मिल रहा है, पूरा करमुक्त होगा। डाकखाने के वार्षिक प्रमाण पत्रों से आई हुई है, राहत बांड हुआ है, भोपाल गैस से पैसा मिला है, राष्ट्रीय रक्षा स्वर्ण बांड में पैसा विनियोग किया है, अपने मित्र से इनको उपहार मिला हुआ है। तो देखो, जब आप अदर सोर्सेज चैप्टर पढ़ोगे तभी सॉल्व कर पाओगे। अगर आपने पढ़ा है तो आप सॉल्व कर लेंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए क्वेश्चन नहीं आ रहा है, आप चाहते हैं थ्योरी लिखना, तो धारा 80C के बारे में समझाइए, और आपको धारा 80C के बारे में मालूम होना चाहिए। अगला है क्वेश्चन नंबर 6। ए में क्या पूछ रहा है, निम्नांकित सूचनाओं से मिस्टर एक्स जो पूर्ण रूप से गंभीर दशा में अंधे हैं, जिनकी आयु 68 वर्ष है, कुल आय कर निर्धारण वर्ष 2021 के लिए ज्ञात करिए। ध्यान दीजिएगा, ये मकान संपत्ति से कमाई कर रहे हैं 1,05,000 रुपया, व्यापार एवं पेशे से लाभ है 1,18,000 रुपया, पूंजी लाभ से 6,000 रुपया, अल्पकालीन पूंजी लाभ दीर्घकालीन है। सबको जोड़ लिया जाएगा, लाभांश इनका कर मुक्त होगा, उत्तर आ जाएगा। अब मान लीजिए आप थ्योरी करना चाहते हैं, ध्यान दीजिए थ्योरी न्यूमेरिकल में ही अंतर है। थ्योरी न्यूमेरिकल कर देंगे तो 2 लाइन का क्वेश्चन है, 2, 3, 4, 5 लाइन का, आधे पेज का क्वेश्चन मान लीजिए। आपको ध्यान देना है, यदि आप नहीं कर पा रहे हैं क्वेश्चन, तो आपको आयकर के अग्रिम भुगतान पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। आयकर का अग्रिम भुगतान एक चैप्टर है, उसके बारे में लिखना पड़ेगा आपको। उसके बाद आते हैं खंडसा में कह रहा है केवल एक प्रश्न करना है 500 शब्दों में। जे भाई जैसे क्वेश्चन में बोला रहेगा वैसे आपको पालन करना पड़ेगा। 7वां क्वेश्चन देखिए, कहता है कृषि आय क्या है। कृषि आय वाला चैप्टर है, यहाँ से हर साल क्वेश्चन लॉन्ग पूछा जाता है, 15 नंबर, 20 नंबर, 25 नंबर, जैसे जैसे पेपर होता है। यह कितने प्रकार की होती है कृषि आय के प्रकार, 10 गैर कृषि आय के उदाहरण दीजिए। ठीक है, उसके बाद आपको ध्यान देना है 8वां नंबर, एक व्यक्ति को निवासी, असाधारण निवासी, अनिवासी कहलाने के लिए किन किन शर्तों को पूरा करना पड़ता है। देखो इससे भी क्वेश्चन थ्योरी है सब। प्रत्यक्ष करों के केंद्रीय बोर्ड के अधिकारों का वर्णन करना है। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, आपके सामने इनकम फ्रॉम सैलरी से रिलेटेड क्वेश्चन दिया है। वेतन 25,000 आयकर कटने के पश्चात, महंगाई भत्ता सेवा शर्तों के अधीन, चिकित्सा भत्ता दिया, वास्तविक व्यय 15,000 मिला है 20,000, शिक्षा भत्ता 3 बच्चों के लिए मिला हुआ है। तो आपके सामने ये क्वेश्चन है, तो आपको क्वेश्चन फिर से दिखा देते हैं, अगर आप सॉल्व करना चाहेंगे तो इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन है। सब क्वेश्चन अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, श्रीमती जैन एक चिकित्सक हैं, प्राप्ति भुगतान खाता दिया गया है आपके सामने, पैसा कहाँ कहाँ से आया है, कहाँ कहाँ पर खर्चा किया है, ये भी दिया गया है। उसके बाद कह रहा है किराए का भवन चुकाया, आधा भाग स्वयं के डिस्पेंसरी के लिए, आधे में रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया क्वेश्चन पेपर कैसे पूछा जाता है। इस वीडियो में इतना ही, इसी प्रकार की बहुत सारी वीडियो आपको मिलती रहेगी। नमस्कार, जय हिंद।